नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर पर डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज है 31 जुलाई और आज हम लोग 31 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इस PDF डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों इस करंट अफेयर्स का, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे फॉलो करिए, ज्वाइन कर लीजिए। डेली के करंट अफेयर्स का PDF जो है दोस्तों यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है, तो आप उसे आसानी से डाउनलोड करके देख सकते हैं या फिर आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए निम्न में से कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो वो किए हैं दोस्तों कुल मिलाकर के 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। किसने? चीन ने पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए। तो चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए 3 नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इन सैटेलाइट के जरिए पृथ्वी का अध्ययन करने के अलावा एक्सरे, लॉबस्टर आई से उन अनजाने अनछुए तत्वों की तलाश भी करेगा दोस्तों। तो ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से Zhuan-3 ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है के अलावा 2 और भी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। चीन ने तय किया है कि उसे साल 2050 तक खुद को साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनना है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ मैप पे देख रहे होंगे, ये है ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है चाइना। कैपिटल है दोस्तों इसकी बीजिंग, लार्जेस्ट सिटी है शंघाई। ठीक है, और करेंसी जो है रेनमिनबी, युआन, ये युआन की साइन दोस्तों ऐसे बनती है, आप लोग देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर यानी कि फर्स्ट क्लास एवं IPL ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो कौन है दोस्तों? रजत भाटिया। तो रजत भाटिया ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो 20 साल के लंबे करियर को अब विराम देने का फैसला लिया है उन्होंने। 1999 से 2000 में रणजी तमिलनाडु के खिलाफ घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया था। दिल्ली की तरफ से रणजी करियर की शुरुआत करने वाले रजत भाटिया ने अपना आखिरी मुकाबला पिछले साल उत्तराखंड की तरफ से खेला था। उन्होंने साल 2019 में अपना अंतिम रणजी मैच खेला था दोस्तों। ठीक है, तो सीजन में कुल रजत भाटिया ने 1920 के सीजन में शानदार खेल दिखाते हुए 175 की बेमिसाल औसत से कुल 7 रन बनाए थे। आपको जो पिक्चर में देख रहे होंगे दोस्तों, ये है रजत भाटिया। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की निम्न में से किस लेखिका के उपन्यास बर्न्ट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो वो कौन है दोस्तों? अवनी दोषी। ठीक है, अवनी दोषी। तो दुबई में रहती हैं दोस्तों ये अवनी दोषी, भारतवंशी लेखिका हैं। अवनी दोषी समेत कुल 13 लेखकों के नाम को 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में 2 बार बुकर पुरस्कार जीत चुकी हिलेरी मेल्टल का भी नाम है दोस्तों। ठीक है, तो चयन मंडल ने लेखकों की संक्षिप्त सूची तैयार करने के लिए ब्रिटेन और आयरलैंड में अक्टूबर 2019 से प्रकाशित 162 उपन्यासों का आकलन किया है। इसमें से 6 लेखकों के नाम की घोषणा सितंबर में होगी और नवंबर में पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। ठीक है, तो ये हैं दोस्तों जो आपको बताया गया। कौन है दोस्तों? ये अवनी दोषी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल का कितने साल का बैन घटा करके 18 महीने कर दिया है? तो वो कर दिया 3 साल का बैन। पहले 3 साल का था, अब घटा करके PCB ने कितना कर दिया है? 18 महीने कर दिया है। PCB मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोस्तों ने उमर अकमल को मैच फिक्सिंग के प्रस्ताव मिलने की जानकारी बोर्ड को ना देने के कारण अप्रैल में क्रिकेट संबंधी सभी गतिविधियों से 3 साल के लिए बैन कर दिया था, जबकि उनका बैन 18 महीने का ही रह गया। तो वह अब 19 अगस्त 2021 से दोबारा क्रिकेट खेल पाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन यानी कि MOU को मंजूरी दी है? तो वो है दोस्तों जिम्बाब्वे, भारत और जिम्बाब्वे।
तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विषय पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की है दोस्तों। ठीक है, तो इस समझौता ज्ञापन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दोस्तों समानता और आपसी लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और इसे बढ़ावा देना और विकसित करना। ठीक है, तो भारत और जिम्बाब्वे दोस्तों कहाँ है? ये एक अफ्रीकी देश है जो आपको यहाँ दिख रहा है। राष्ट्रपति हैं दोस्तों एमरसन नंगाग्वा। मुद्रा जो है दोस्तों यहाँ की अमेरिकी डॉलर है और स्थापना हुई थी 1901 में। घोषणा हुई थी दोस्तों 11 नवंबर 65 में। मान्यता मिली थी 18 अप्रैल 1980 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रीमियर लीग गोल्डन बूट जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों जेमी वार्डी। ठीक है, तो गोल्डन बूट जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन हैं? तो जेमी वार्डी होंगे दोस्तों। 33 वर्ष के जो जेमी वार्डी हैं प्रीमियर लीग में गोल्डन बूट जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। इससे पहले चेल्सी के दिदिर ड्रोग्बा ने 2009-10 सीजन में 32 साल की उम्र में यह खिताब जीता था और ये किस साल में जीते? 33 वर्ष की उम्र में। ठीक है, कौन? जेमी वार्डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये अगेन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। तो वो किसके द्वारा लिखी गई है? विरल वी आचार्य द्वारा। ठीक है, विरल वी आचार्य आप जानते होंगे दोस्तों, ये रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है, तो रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल वी आचार्य द्वारा क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनके द्वारा किए गए अनुसंधान का वर्णन किया गया है, जो निरंतर सुधार के लिए एक ठोस योजना प्रदान करती है। यह पुस्तक मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में दिए उनके भाषणों, अनुसंधान और टिप्पणियों का एक संकलन है जो अधिकतर केंद्रीय बैंकिंग से संबंधित है, जब वह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य रूप में सेवा कर रहे थे। ठीक है, तो जो बुक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? डिप्टी गवर्नर विरल वी आचार्य के द्वारा। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न है। भारत के पहले कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो वो नाम है दोस्तों बेलियो। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बेलियो। तो बेलियो क्या है दोस्तों? भारत का पहला कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। इसे ग्लोबल ब्लॉकचेन स्टार्टअप यानी कि बेलफ्लेक्सिबिलिटी और योनसिक स्टूडियो में शुरू किए गए स्टार्टअप ने IIT बेंगलोर के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया है। ठीक है, तो यह वर्तमान में भौतिक रूप से डिजिटल परिसंपत्तियों में नागरिकों के कोविड-19 संबंधी नैदानिक और जो टीकाकरण डेटा है को परिवर्तित करेगा और API के माध्यम से आरोग्य सेतु जैसे किसी भी संपर्क अनुरेखण एप्लीकेशन द्वारा पुनर्प्राप्त जो है दोस्तों किया जा सकता है। तो जो API के साथ दोस्तों एक व्यक्ति QR कोड के माध्यम से डेटा को स्कैन और पुनर्प्राप्त कर सकता है, जिससे प्रक्रिया 100% संपर्क रहित निर्बाध हो सकती है। यह भारत में महामारी से निपटने के लिए एम्फेसिस F1 फाउंडेशन द्वारा अपने बड़े आउटरीच कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वित्त पोषित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? तो वो हैं दोस्तों अर्चना फोरेंग को। ठीक है, अर्चना फोरेंग को। तो भारत की एक जलवायु कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ये भी आपको जानना है दोस्तों, ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है।
इस समूह में युवा नेता शामिल हैं जो बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए समाधान एवं दृष्टिकोण उपलब्ध कराएंगे। वैश्विक निकाय कोविड-19 से उबरने के प्रयासों के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कार्य को गति देने के लिए अर्चना फोरेंग विश्व के उन 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं के साथ भी शामिल होंगी जिन्हें गुतेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह के लिए नामित किया है दोस्तों। तो ये जो युवा कार्यकर्ता जिनकी आयु 18 से 28 वर्ष के बीच में है, वे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख को जलवायु संकट से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई और महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सलाह देंगे। ठीक है, चलिए अब जो पिछला प्रश्न हमने पूछा था दोस्तों आपके लिए कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि किस राज्य में आईएस आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो वो स्टेट कौन सा है दोस्तों, केरल और कर्नाटक। केरल और कर्नाटक में आईएस आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि है, ऐसा यूएन की एक रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो अलकायदा है जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से लगभग 150 से 200 आतंकवादी हैं, भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करने की योजना बना रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा तालिबान के तहत काम करता है। यह मुख्य रूप से अफगानिस्तान के निमरुज, कंधार और हेलमंद प्रांतों में निहित है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर हम क्या देखें दोस्तों, कर्नाटक देखना चाहें तो कर्नाटक की जो फॉर्मेशन हुई थी, स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1 नवंबर 1956। कैपिटल है बेंगलुरु, लार्जेस्ट सिटी है बेंगलुरु। टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों 30। गवर्नर हैं दोस्तों बाजूभाई वाला। चीफ मिनिस्टर हैं बीएस येदियुरप्पा। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं सीएन दशरथ नारायण दोस्तों, गोविंद करजोल, लक्ष्मण सवादी। ठीक है, तो कितने डिप्टी सीएम है, 3 हैं। ठीक है, चलिए अगर देखें दोस्तों पार्लियामेंट्री की बात करें तो इसमें लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं और राज्यसभा की कुल 12 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं केरल के बारे में भी थोड़ा अगर देख लें तो मैप पे दिख रहा है दोस्तों केरल। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, कैपिटल क्या है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम। और जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें हैं 14 दोस्तों। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों पिनाराई विजयन। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है दोस्तों, कुल 141 सीट हैं। पार्लियामेंट्री में राज्यसभा की 9 सीटें हैं, लोकसभा की 20 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न है वो आपके लिए है दोस्तों कि किस संगठन ने आश्रय नामक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम की शुरुआत की है, तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है दोस्तों, और हम आपके जितने भी आंसर आते हैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर करते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो ऐसे ही बने रहिए नित्य एग्जाम पॉइंटर फैमिली के साथ दोस्तों। हैव ए गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।